अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्केलेटन। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यू मे शेयर इट विथ योर कोलीग्स। स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। मेन फंक्शन क्या है इनका कि ये आपकी बॉडी को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी आप बैठे हुए हो, आप खड़े हुए हो, वाई बिकॉज आपके पास स्केलेटन मौजूद है। एंड दूसरा इनका जो मेन फंक्शन है कि जो आप मूवमेंट कर रहे हो, वाई बिकॉज इन स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं एंड दीज मसल्स until and unless they are not attached with skeleton they cannot help you to perform movements। स्केलेटन में हम स्टार्ट करते हैं बोन से। बोन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो ऑस्टियोन, ऑफ लाइक आपने सुना होगा ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन एक्सेट्रा। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बोन जो हमारे पास होती है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स की बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट is the connective tissue of the bone and it comprises 1/3 of the bone, and inorganic component include folds and they comprise 2/3 of the bone। ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपकी बोन को शेप दे रहा होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आपकी बोन को हार्डनेस दे रहा होता है। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट हटा दूँ तो बोन का शेप तबाह हो जाएगा, बोन विल ब्रेक इन टू पीसेस। एंड अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हटा दूँ तो बोन जो है वो आपकी हार्ड नहीं रहेगी, वो अपनी हार्डनेस खो देगी, इट विल बिकम फ्लेक्सिबल। आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास इन्होंने बोन हमारी बॉडी में 206 होती हैं, वो कंप्लीट काउंट करके बताइए। आपके पास स्कल में आती हैं 29 बोन्स। देन आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है 26 बोन्स का बना हुआ। थॉरेक्स में 25 बोन्स हैं। एंड देन लिम्स की बोन्स आप काउंट करेंगे तो टोटल आपकी 206 बन जाएंगी। अच्छा, बोन के बारे में लिखा है कि भले ये हार्ड है लेकिन इसके पास ब्लड सप्लाई होता है अपना प्रॉपर। एंड कह रहा है कि ब्लड के बाद जो दूसरा टिश्यू जिसकी सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर होती है वो बोन है, यानी फर्स्ट पे आपका ब्लड होता है एंड सेकंड पे मोस्ट रीजनरेटिव पावर रखने वाला जो टिश्यू होता है वो आपकी बोन होती है। फंक्शंस बोन क्या पे आते हैं, ईजी आपको पता होंगे, लाइक बोन शेप देती है, सपोर्ट देती है एंड मसल की अटैचमेंट की साइड टेंडन लिगामेंट लगते हैं। मसल यहाँ पे लग कर अपना काम करते हैं। स्कल जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक स्कल जो है वो आपके पास ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। एंड थॉरेक्स जो है आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट वगैरह प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ब्लड सेल्स आपके पास बनते हैं बोन मैरो के अंदर, जो बोन के अंदर होता है। 97% ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन में स्टोर होता है। बोन मैरो के अंदर रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, मोनोसाइट्स जो आपके होते हैं, मोनोसाइट्स वो जब बोन के अंदर चले जाते हैं तो वो मैक्रोफेज बन जाते हैं। यानी मोनोसाइट का जनरल रूल क्या है कि कहीं भी किसी भी टिश्यू के अंदर चले जाएंगे, किसी भी ऑर्गन में चले जाएंगे, देन दे विल बिकम मैक्रोफेज। ओके, अब ये जो बोन के अंदर मैक्रोफेज इन्होंने बनाया, दे आर कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। रेटिकुलो एंडोथीलियल cells, and these reticuloendothelial cells serve as the function of phagocytosis। they make a system known as reticuloendothelial system। अच्छा, उसके बाद आपके पास बोन में आप पढ़ रहे होंगे कि किन किन बोन में स्पेसिस होते हैं, एयर स्पेसिस या एयर साइनोसिस, लाइक एथमोइडल साइनोसिस ये होते हैं एथमोइड बोन के अंदर। और हम जहाँ पर भी ये साइनोसिस होंगे ये हमेशा वॉइस पर फ़र्क डालेंगे, यानी जब आप बोल रहे होते हो तो आपकी एयर जो है वो वाइब्रेशन कर रही होती है वोकल कॉर्ड्स में। अगर किसी और बोन में स्पेसिस होंगे तो वो उस एयर के साथ चेंज लाएंगे साउंड के अंदर। ओके, शेप क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन जो होती है उसके पास शाफ्ट होता है जिसे डायफेसिस कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्ग बोन है, इसका ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड शाफ्ट या डायफेसिस। राइट, वी वर डिस्कसिंग कि कोई भी लॉन्ग बोन होती है उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायफेसिस एंड उसके एंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एपीफेसिस। डायफेसिस के अंदर आपको एक कैविटी मिलती है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी, और इसी डायफेसिस में एक पोर मौजूद होता है, एक ओपनिंग मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट फोरामेन, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी इंटर करती है बोन के अंदर। राइट, सो ये लॉन्ग बोन्स के फीचर होते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग बोन्स अगेन डिवाइड होती हैं 3 टाइप्स के अंदर। टिपिकल लॉन्ग बोन्स, इसके अंदर आपके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एक्सेट्रा आ जाती है। इनके पास 2 एपीफेसिस होते हैं जैसे मैंने शो किए थे, और एक आपके पास डायफेसिस होता है। देन आगे आते हैं हमारे पास
मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं जिन्हें शॉर्ट लॉन्ग बोन्स कहा जाता है। इनके पास एक एपिफेसिस होता है सिर्फ, और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास मेटाकार्पल एंड फेलेंजिया पाए जाते हैं। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके पास मेडुलरी कैविटी नहीं होती। अब ये मेडुलरी कैविटी ना, इसका फंक्शन है बोन मैरो को रिटेन करना। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में एक ही एग्जाम्पल आती है, वो है क्लेविकल, और उसके पास ये मेडुलरी कैविटी नहीं होती। शॉर्ट बोन्स पर आते हैं। शॉर्ट बोन्स में हमारे पास टार्सल एंड कार्पल्स आ जाती हैं। फ्लैट बोन्स जो होती हैं उनमें हमारे पास अच्छा, यहाँ एक वर्ड मैं क्लियर कर दूँ, वॉल्ट ऑफ द स्कल। ओके, वी वर डिस्कसिंग वॉल्ट ऑफ द स्कल। सो वॉल्ट ऑफ द स्कल में आपके पास ये 5 बोन्स आती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड स्फिनोइड। जब ये 5 बोन्स आए तो ये कलेक्टिवली बनाती हैं वॉल्ट ऑफ द स्कल। अब वॉल्ट ऑफ द स्कल जो होता है उसके अंदर आपके पास फ्लैट बोन्स होती हैं, यानी ये पांचों बोन आपके पास फ्लैट बोन्स है। उसके बाद रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई, स्कैपुला। इरेगुलर बोन्स जिनकी कोई शेप प्रॉपर ना हो, इरेगुलर शेप हो, उसमें हिप बोन आ जाती है, और उसके अलावा आपके पास स्फिनोइड आ जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्राई आ जाती है। न्यूमेटिक बोन्स के अंदर स्पेसिस होते हैं, और इन स्पेसिस की वजह से ये बोन्स जो होती हैं लाइट वेट हो जाती हैं। अब जो स्कल की बोन्स होती हैं लाइक मैक्सिला, स्फिनोइड, ये सब क्या होती हैं, ये न्यूमेटिक होती हैं, बिकॉज स्कल को लाइट वेट बनाना होता है। और उसके अलावा क्योंकि इनके अंदर स्पेसिस होंगी तो एयर के लिए स्पेसिस होंगी, तो ये वॉइस में अल्ट्रेशन करेंगी, रेजोनेंस में हेल्प करती हैं, एंड अगेन दैट्स ऑल। सीस्मोइड बोन्स पे आते हैं। सीस्मोइड बोन्स आपके पास इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कि इनके पास पेरिओस्टियम नहीं होता, और इसमें आपके पास 2 बोन आती हैं, एक पटेला, दूसरी पिजिफॉर्म। तीसरी फ्लेबिला किन किन लोगों के अंदर होती है, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल पीपल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइडर बोन। फ्लेबिला को राइडर बोन भी कहते हैं। देन हमारे पास सीस्मोइड बोन के फंक्शन आ गए कि प्रेशर रेजिस्ट करती हैं, फ्रिक्शन मिनिमाइज करती हैं, एंड अगेन मसल्स इनके साथ अटैच होते हैं। वेल, दे हैव नॉट सच इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी। इवन कुछ लोग इनको बोन्स में कंसिडर भी नहीं करते। बट अच्छा, पटेला का बता दूं, पटेला इज द लार्जेस्ट सीस्मोइड बोन इन द बॉडी। एक्सेसरी बोन, सुपर न्यूमरी बोन्स, ये हमेशा होती नहीं है बॉडी के अंदर, ये कुछ कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। जैसे स्कल के अंदर यहाँ पर सुचरल बोन होती है, जैसे वॉर्मियन बोन कहते हैं, ये किन किन कंडीशंस में होती है। उसके अलावा आपके पास सर्वाइकल रिब्स होती है, लंबर रिब्स होती है, नॉर्मल आदमी में नहीं होती, लेकिन अगर आ जाए देन दे विल बी काउंटेड एज सुचरल बोन या वॉर्मियन बोन। अच्छा, इनका नुकसान ये है कि ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस कुछ लोग इन्हें एज अ फ्रैक्चर मिस्टेक कर देते हैं, लाइक ये समझते हैं कि फ्रैक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बोन्स मौजूद होती हैं बट नॉर्मली नहीं होती। किन किन लोगों में होती हैं? डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, तो इसको मैं इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर एक टिश्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड मेसेनकाइमल टिश्यू या मेसेनकाइम। उस टिश्यू से बनती है कार्टिलेज, उससे बनती है बोन। अगर नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है, मतलब ज़्यादातर बोन्स जो आपको बनती है ना, वो इस प्रोसेस से बनती है, यानी मेसेनकाइम फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज कार्टिलेज होगा, थर्ड स्टेज बोन होगा। एंड जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बने, जो बीच में इंटरमीडिएट कार्टिलेज बने, दीज टाइप ऑफ बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस बोन्स या एंडोकॉन्ड्रल कार्टिलेजिनस बोन्स या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी आर फाउंड बाय दिस प्रोसेस। लेकिन कुछ बोन्स को जल्दी बनना होता है, तो वो क्या करती हैं, वो कार्टिलेज के स्टेज को स्किप कर देती हैं, डायरेक्ट मेसेनकाइम से बोन बन जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ बोन्स दैट आर डायरेक्टली derived from the mesenchyme are called membrane bones or dermal bones, and this process is called intramembranous or mesenchymal ossification। अब ये ज़्यादातर स्कल की बोन्स में हो रहा होता है, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, तो ज़्यादा जल्दी बोन बनानी है, फ्रंटल, पैराइटल, फेशियल बोन्स एक्सेट्रा। एंड रिमेनिंग ऑल द बोन्स आर इन आवर बॉडी आर फाउंड बाय कार्टिलेजिनस इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। अच्छा, कुछ बोन होती है, एक ही बोन होती है हमारी बॉडी में जो दोनों पाथवेज फॉलो करती है। एक मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स उनको कहते हैं। एक नहीं होती, सॉरी 3 होती हैं। एक क्लेविकल है, और उसके बाद मैंडिबल है, और जो बाकी बोन है ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्पिनोइड, इनका सम पार्ट बनता है थ्रू मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड सम पार्ट बनता है थ्रू कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। ये हमारे पास बोन्स होती हैं जो ड्यूअल
मेथड फॉलो करती हैं, यानी उनका कुछ पार्ट इनके थ्रू बनता है, कुछ पार्ट इनके थ्रू बनता है। सोमेटिक बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाली, मोस्ट ऑफ द बोन्स आर सोमेटिक। एंड विसरल बोन्स में आपके पास कुछ हाइवाइड आ जाती है, एंड मैंडिबल का कुछ हिस्सा आ जाता है, एंड एयर ऑसिकल्स जो आपके पास 3 कान में बोन होती हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो रीजनल क्लासिफिकेशन में आते हैं। सो रीजनल क्लासिफिकेशन में बोन्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आई नो ये आपको टर्म्स क्लियर होंगे, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आते हैं। इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको लेना है। मैक्रोस्कोपिकली जब आप बोन देख रहे हो, ये बोन है, सो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये पूरा पार्ट जो डायफेसिस बना रहा है, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, एंड एक वो पार्ट जो एपीफेसिस की तरफ मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड कैंसिलस बोन। अब जो कॉम्पैक्ट बोन है और कैंसिलस बोन है, इनके दूसरे नाम है। कॉम्पैक्ट बोन इट इज़ ऑल्सो सिंपली कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड कैंसिलस बोन को आप कहते हो स्पंजी बोन या ट्रेबिकुलर बोन। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन का ये फंक्शन होता है कि ये बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस को बर्दाश्त करती है, और जो कैंसिलस बोन है ये आपके पास एडाप्शन होती है कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए, यानी जब आपकी बोन को कंप्रेशन फील होगी तो पहले इस रीजन में होगी, इन रीजन्स में होगी, देन वो सेंटर की तरफ जाएगी। सो कंप्रेसिव फोर्सेस आर फर्स्ट फेल्ट बाय दीज बोन्स, एंड द रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ टेंशन हो गई, कंप्रेशन हो गई, शियर हो गया, दे आर फेल्ट बाय कॉम्पैक्ट बोन। सो ये पता लग गया कि किस किस चीज़ की एडाप्शन है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास बोन्स में बोनी जो टिश्यू होता है, जो बोन के अंदर टिश्यू, वो अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड लेमिलाई। मेडुलरी कॉम्पैक्ट बोन में उनको लेमिलाई कहते हैं, एंड कैंसिलस बोन्स को उन्हीं लेमिलाई को ट्रेबिकुलाई कहते हैं। सो ये 2 वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, लेमिलाई एंड ट्रेबिकुलाई। जो यहाँ दैट्स वाई जो आपके पास कैंसिलस बोन होती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन। अच्छा, वुल्फ लॉ की तरफ आते हैं। वुल्फ लॉ कहता है कि आपके पास जो बोन फॉर्मेशन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी जितना आप बोन के ऊपर फोर्सेस लगाओगे, जितना उसको टफ टाइम दोगे, उतनी ज़्यादा वो बोन डेवलप होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्कस हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके पास बोन का आर्किटेक्चर होता है ना, स्पेशली कॉम्पैक्ट कैंसिलस बोन का, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वुल्फ लॉ, यानी वुल्फ लॉ बताता है कि बोन किस तरीके से बॉडी में डिज़ाइन होगी। अच्छा, मैंने लेमिलाई का बताया था। जो आपके पास लेमिलाई होते हैं वो आपके पास फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रेशर लेमिलाई, एक होते हैं टेंशन लेमिलाई। प्रेशर लेमिलाई आपके पास जब जो वेट लग रहा होगा उसके पैरेलल होंगे, यानी फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ये इस पर जो वेट लग रहा है, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इस पर वेट लगाया, तो इसके जो पैरेलल लेमिलाई होंगे वो प्रेशर लेमिलाई होंगे, और जो इसके परपेंडिकुलर होंगे इस वेट की लाइन के, दैट वुड बी टेंशन लेमिलाई। सो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बोन के दरमियान। लोकेशन पे आ जाए, ये शाफ्ट में होती है, डायफेसिस में होती है कॉम्पैक्ट बोन, एंड कैंसिलस बोन स्पंजी बोन इन एपीफेसिस। लेमिलाई इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसमें लेमिलाई ट्रेबिकुलाई कहलाए जाते हैं, और इसके अंदर लेमिलाई हेवर्जियन कैनाल्स बनाते हैं, जो आगे चल के हेवर्जियन सिस्टम बनाते हैं। इन पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, शुरू में जब आपके पास बोन होती है ना, ये बोन है, इसमें शुरू में पूरा जो बोन मेरो अंदर मौजूद होगा वो पूरा रेड होता है, लेकिन जब अडल्ट की बोन आ जाती है तो उसमें जो कॉम्पैक्ट बोन होता है उसका जो बोन मेरो होता है वो येलो हो जाता है, लेकिन जो कैंसिलस बोन होती है वहाँ पर रेड होता है, और यही एक्टिव बोन मेरो होता है। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होती है, एंड कैंसिलस बोन उसका नाम ही बता रहा है, स्पंजी होगी, सॉफ्ट होगी एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद ये हो गई मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। अब हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं तो बोन के अंदर आपको लेमिलर बोन मिलती है। लेमिलर बोन जिसके अंदर लेमिलाई हो, लेमिलाई मैंने आपको बताया था क्या होते, बोन का जो टिश्यू होता है वो अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेट्स। ओके, आपके पास जो लेमिलाई होते हैं वो आपके पास हेवर्जियन कैनाल बनाते हैं, हेवर्जियन सिस्टम बनाते हैं। वोवेन बोन फीटस की बोन को कहते हैं, जो इमेच्योर बोन होती है, जो आगे चल के मैच्योर बननी हो, दैट बोन इज कॉल्ड वोवेन बोन। फाइब्रस बोन आपके पास वेदर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया में पाई जाती है, लेकिन यंग फीटस के अंदर ही पाई जाती है, डेंटाइन एंड स्विमिंग टीथ के अंदर होती हैं। ओके, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
जब हम एक अडल्ट लॉन्ग बोन को देखते हैं तो वहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले तो शाफ्ट का पता होना चाहिए। अब ये बोन है एक आपके पास, इसका ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको या तो आप लोग शाफ्ट कहते हो या आप लोग इसे डायाफाइसिस कहते हो। यानी शाफ्ट बोलूँ या डायाफाइसिस बोलूँ तो बात एक ही होगी। अब शाफ्ट जो है यहाँ डायाफाइसिस, इसके अंदर होती है मेडुलरी कैविटी। यहाँ पर होगी क्या, एक मेडुलरी कैविटी, और आउटर साइड से इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड पेरीऑस्टियम। यानी कोई भी बोन होती है उसकी आउटर साइड पे एक लेयर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड पेरीऑस्टियम। अब पेरीऑस्टियम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स। पेरीऑस्टियम ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो पेरीऑस्टियम है इसकी भी दो लेयर्स होंगी। एक होगी इसकी ये आउटर वाली लेयर जो बाहर की तरफ होगी, और एक होगी इनर लेयर जो बोन की तरफ होगी। यानी इसकी एक आउटर लेयर एंड एक इनर लेयर, राइट। अब हम दोनों के दरमियान फ़र्क ढूंढ लेते हैं। आउटर लेयर जो होती है वो फाइबरस होती है, उसमें फाइबर्स होते हैं, यानी उसमें किसी भी किस्म के सेल्स नहीं होते। और इनर लेयर जो होती है वो सेलुलर होती है, उसमें सेल्स होते हैं। अब फ़ायदा क्या है, इनर लेयर जो ये वाली मैंने रेड से शो की है, ये सेलुलर लेयर है। अब इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स कहलाए जाते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं और बोन की विड्थ में इंक्रीज लाते हैं। यानी ये यहाँ जाकर लगते जाएंगे, बोन की विड्थ जो होती है वो बढ़ती जाएगी। एंड देन हमारे पास यहाँ पर आता है एक फाइबर्स आते हैं, दी फाइबर्स आर कॉल्ड शार्पी फाइबर्स। ये शार्पी फाइबर कोलेजन के होते हैं। ये फ्रॉम आउटवर्ड पेरीऑस्टियम को पेनिट्रेट करते हुए बोन के साथ अटैच होते हैं, यानी फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं। दी फाइबर्स आर कॉल्ड शार्पी फाइबर्स। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर काम का पॉइंट ये है कि पेरीऑस्टियम के पास वेरी रिच नर्व सप्लाई होता है, जिसकी वजह से पेरीऑस्टियम मेक्स वन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। यानी बोन के अंदर आपको पेन की सेंसेशन आएगी। वाई, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरीऑस्टियम। कॉर्टेक्स पर आते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है, ओके, कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास शाफ्ट थी, या जिसे डायफाइसिस हम बोल रहे थे, इसकी आउटर लेयर जो थी पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम के जस्ट अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। एंड कॉम्पैक्ट बोन के पास लेमेलाए होते हैं, जो आपके पास अगेन मैकेनिकल इंजरीज से या मैकेनिकल प्रेशर वगैरह से आपको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। देन आप कॉर्टेक्स के, ये आपके पास पेरीऑस्टियम आ गई, उसके अंदर कॉर्टेक्स आ गया जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। उसके अंदर चले जाए तो मेडुलरी कैविटी होती है, एंड दैट मेडुलरी कैविटी कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स आर्टिकुलर, इट कंटेन्स बोन मैरो। मेडुलरी कैविटी इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। आपके पास बोन का जो आपके पास शाफ्ट था, दैट वाज सराउंडेड बाय पेरीऑस्टियम। देन अंदर जब मेडुलरी कैविटी पे आते, देन मेडुलरी कैविटी इज अगेन सराउंडेड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्टियम। उसके बाद कह रहा है कि मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो होता है। जब अर्ली स्टेज पर सारी बोन्स का बोन मैरो रेड होता है, लेकिन जब अडल्ट स्टेज आती है तो क्या होता है, आपके पास दैट कॉर्टेक्स का जो बोन मैरो होता है वो रेड के बजाय, सॉरी, डायफाइसिस में जो बोन मैरो होता है वो रेड के बजाय येलो हो जाता है, और सिर्फ एपीफाइसिस वाले पार्ट पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वो एक्टिव होता है। एंड दैट येलो बोन मैरो इज डिपॉजिटेड विथ फैट एंड इट बिकम्स इनएक्टिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। उसके बाद हम आते हैं बोन के दो एंड्स पर, जिनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। यहाँ मैंने शो कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये डायफाइसिस था, देन दिस इज़ वन एपीफाइसिस, दिस इज़ अदर एपीफाइसिस। एंड ये जो एपीफाइसिस होंगे इसके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, जो हेलाइन कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज पर हम भी डिस्कस कर रहे हैं, हेलाइन कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज, और ये इस एक बोन को फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर से किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कराएगी। उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ अ यंग ग्रोइंग बोन। अब यंग ग्रोइंग बोन के आपको चार मेन पार्ट्स मिलते हैं, एपीफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसियल प्लेट। अच्छा, मेटाफाइसिस इज नॉट फाउंड इन अ अडल्ट बोन। अब इन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है। अब फीटस के अंदर ये बोन प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। देन कार्टिलेज से बोन बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन। अब ऑसिफिकेशन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे स्टार्ट होती है, लाइक दिस, इस पॉइंट पे हो रही है या इस पॉइंट पे हो रही है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन।
दे आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। अब ये दो किस्म के हो सकते हैं, आइदर ये प्राइमरी सेंटर हो सकता है या ये सेकेंडरी सेंटर हो सकता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपेयर्स बिफोर बर्थ, यानी अगर बर्थ से पहले बोन ने ऑसिफाई करना शुरू कर दिया, जो जिस जगह से किया, जिस सेंटर से किया, दैट वुड बी प्राइमरी सेंटर, एंड सेकेंडरी सेंटर अपेयर आफ्टर बर्थ। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बोन्स के अंदर ये देखा गया है कि जो आपका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है वो आपके पास बनता है डायफाइसिस में, एंड जो एपीफाइसिस होती है उसमें आपके पास बनता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। यानी डायफाइसिस जब आप बर्थ हो जाती है तब ये ऑसिफाइड होता है, लेकिन एपीफाइसिस आफ्टर बर्थ ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है। ओके, हम एपीफाइसिस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपीफाइसिस की ऑसिफिकेशन कहाँ से होती है, सेकेंडरी सेंटर से, यानी आफ्टर बर्थ होती है। ओके, अब एपीफाइसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एपीफाइसिस को हमने 4 टाइप्स के अंदर यहाँ डिफाइन किया हुआ है। एक होते हैं प्रेशर एपीफाइसिस, जो नाम ही बता रहा है प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहे होंगे। एक होते हैं ट्रैक्शन एपीफाइसिस, एक होते हैं एटाविस्टिक एपीफाइसिस, एक होते हैं एबरेंट एपीफाइसिस। अब ट्रैक्शन एपीफाइसिस क्या होते हैं, ये दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रहे होते, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। प्रेशर एपीफाइसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट, बट ट्रैक्शन एपीफाइसिस आर नॉट। इसमें एग्जांपल्स में आ जाए तो इसकी एग्जांपल में ह्यूमरस का हेड हो गया या लोअर एंड ऑफ रेडियस, यानी जहाँ जहाँ पर आपको दिख रहा है बोन आर्टिकुलेट कर रही है, दैट वुड बी प्रेशर एपीफाइसिस। और जहाँ पर वो आर्टिकुलेट नहीं कर रही, दैट वुड बी ट्रैक्शन एपीफाइसिस। जैसे फीमर के अंदर आपको ट्रोकेंटर्स मिलते हैं, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई नो। अब फॉर सपोज ये फीमर है, इसका ये हेड है। अब ये जो हेड होगा ये आपका होगा प्रेशर एपीफाइसिस में, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेटिंग विद द बोन। लेकिन यहाँ पर आपको 2 ट्रोकेंटर्स मिलते हैं फीमर के अंदर, एक लार्ज साइज का होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, स्मॉल साइज का होता है लेसर ट्रोकेंटर है। ये भी एपीफाइसियल एंड में, ये वाला डायफाइसिस का पार्ट है, ये स्टिल एपीफाइसिस में, लेकिन दे आर नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी अदर बोन, सो दैट दे आर द पार्ट ऑफ ट्रैक्शन एपीफाइसिस। यूँ आपके पास एटाविस्टिक एपीफाइसिस होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बोन का वो पार्ट है जो एवोल्यूशन में अगर देखा गया ओल्ड टाइम में, तो ये एक अलग से बोन थी, लेकिन अब ये एक दूसरी बोन के साथ फ्यूज्ड है। जैसे कहा जाता है स्केपुला का कोरोकॉइड प्रोसेस एक अलग से बोन हुआ करती थी, लेकिन अब स्केपुला के साथ फ्यूज्ड है, तो स्केपुला का पार्ट हो गया। एबरेंट एपीफाइसिस हमेशा होते ही नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो इनकी एग्जांपल में आप याद कर लें, जैसे फर्स्ट मेटाकार्पल की जो एपीफाइसिस होती है, दैट इज़ द एबरेंट मेटाफाइसिस। डायफाइसिस का मैंने आपको बता दिया, जो शाफ्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड डायफाइसिस, दिस वन डायफाइसिस। अब मेटाफाइसिस के बारे में इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है, दिस वन इज़ द एपीफाइसिस, दिस वन इज़ द डायफाइसिस। द एपीफाइसियल एंड्स ऑफ डायफाइसिस, यानी एपीफाइसिस का वो एंड जो डायफाइसिस की तरफ है, यानी आप सिंपल वर्ड में समझ लो, एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। ठीक है, ये अगेन आपको सिर्फ यंग बोन में मिलता है, अडल्ट बोन में नहीं मिलता। और यहाँ पर मेटाफाइसिस में एक्टिव ग्रोथ होती है, यानी एक अडल्ट बोन तो फुली ग्रोन है, लेकिन यहाँ पर एक यंग बोन है, तो इसमें ग्रोथ अभी होनी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मेटाफाइसिस के रीजन में आपको एक कार्टिलेज की प्लेट मिलती है, दैट इज कॉल्ड एपीफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एपीफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। अब क्योंकि ये कार्टिलेज है तो इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, एपीफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ओके, अब इसमें क्या होनी है, ग्रोथ होनी है। तो ड्यू टू दिस रीजन ये क्या होगी, इलॉन्गेट करती जाएगी और बोन की जो आपके पास लेंथ है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अडल्ट्स के अंदर, यंग के अंदर, बच्चे के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, ये जो मेटाफाइसिस होता है ना, यहाँ पर ब्लड सप्लाई अबंडेंट होता है, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर एक यूँ स्ट्रक्चर बनाती हैं, हेयर पिन लाइक अरेंजमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लड ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया वगैरह के लिए तो एक कॉमन साइट हो जाएगी कि वो ईजिली यहाँ पर आके ट्रैप हो जाएंगे और उनको ब्लड से न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, तो बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होती है, मेटाफाइसिस में। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, मेटाफाइसिस इज द कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्योंकि बोन की इन्फ्लेमेशन है। ओके, यहाँ पर हमने एपीफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर लेंथ वाइज ग्रोथ होती है बोन की। एंड देन आगे चलते हैं, हमारे पास
लिखा हुआ है कि जब हमारे पास आपकी एपिफैसियल जो प्लेट है ये कंप्लीटली डिमिनिश हो जाती है, यानी यहाँ के सारे सेल्स जो होते हैं वो ऑसिफाई हो जाते हैं, ये प्लेट एब्सेंट होती है, तो बोन अब लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं कर सकेगी। ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं बोन्स की तरफ, तो पहले यंग लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई डिस्कस करेंगे। एक आपको मेन आर्टरी याद रखनी है जो हमेशा बार बार डिस्कस होगी, दैट वुड बी न्यूट्रेंट आर्टरी। अब ये न्यूट्रेंट आर्टरी जाती है, जिस ओपनिंग के थ्रू जाती है वो हमने पहले डिस्कस की, दैट इज द न्यूट्रेंट फोरामेन। अच्छा, न्यूट्रेंट फोरामेन का आपको एक पॉइंट याद करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बोन है, अब इस बोन का मैं कह रहा हूँ दिस वन इज द ग्रोइंग एंड, तो न्यूट्रिएंट फॉर्मेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड, यानी न्यूट्रिएंट फॉर्मेट यहाँ पर कहीं मौजूद होगा या यहाँ पर कहीं होगा। यानी अगर ये वाला पार्ट बोन का ग्रोइंग एंड है जहाँ से बोन ग्रो कर रही है, तो न्यूट्रिएंट फॉर्मेट हमेशा उससे दूर मौजूद होगा। अब होता क्या है, होता ये कि अपर लिम्ब में आप जब देखोगे तो जो आपके पास, अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपर लिम्ब ड्रॉ किया है, तो होता है कि अपर लिम्ब में जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं ना वो ये होते हैं, यानी आपके पास ह्यूमरस का अपर पार्ट होगा एंड रेडियस एंड अल्ना का लोअर पार्ट होगा। सो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो हमेशा ग्रोइंग एंड से अवे होगा, तो वो समवॉट इन बिटवीन होगा, यहाँ पर होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। एंड लोअर लिम्ब में क्या होते हैं, आपके पास जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं वो जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये फीमर है, फीमर का लोअर पार्ट होगा एंड टिबिया एंड फिबुला का अपर पार्ट होगा। तो आपको जो न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलेंगे वो इनसे अवे मिलेंगे, यानी इसका आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो नियर द एल्बो होगा इन केस ऑफ अपर लिम्ब एंड अवे फ्रॉम द नी होगा इन केस ऑफ लोअर लिम्ब। दिस वाज द पॉइंट दैट आई हैव टू डिस्कस। आगे चलते हैं, अब हम न्यूट्रिएंट आर्टरी पर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू ये अंदर गई, अंदर जाती है तो ये दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक असेंडिंग ब्रांच और एक डिसेंडिंग ब्रांच। जो ब्रांच नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली ब्रांच अब नीचे आ रही है, दैट वुड बी डिसेंडिंग ब्रांच, और जो ऊपर जा रही होगी दैट वुड बी असेंडिंग ब्रांच। उसके बाद ये आगे चलकर फर्दर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस देती हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी आपकी सप्लाई कर रही होती है मेडुलरी कैविटी को, कॉर्टेक्स का इनर 2/3 पार्ट एंड मेटाफेसिस को। अच्छा, मेटाफेसिस क्योंकि हम यंग लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं। आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स इज सप्लाइड बाय द पेरीऑस्टियल आर्टरी, ये मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, और ये मैंने बता दिया कि ग्रोइंग एंड से ये अवे होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन वगैरह, यहाँ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं, पेरीऑस्टियल आर्टरीज के बारे में आते हैं। कह रहे हैं कि ये जहाँ पर बोन में मसल और लिगामेंट होता है उसके नीचे अबंडेंटली पाई जाती हैं, और ये आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है। इनर 2/3 बाय न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड आउटर 1/3 बाय पेरीऑस्टियल आर्टरी। एपिफेसियल आर्टरीज पे आते हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डिराइव्ड होती हैं पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड से, जिसको सर्कुलस वेस्कुलोसस कहते हैं, और ये आपके पास अगेन डिराइव्ड होता है न्यूट्रिएंट आर्टरी से, तो उससे एपिफेसियल आर्टरी निकलती हैं एपिफेसिस के करीब, और ये वहाँ पर सप्लाई कर रही होती हैं। मेटाफेसियल आर्टरीज ये भी न्यूट्रिएंट आर्टरी की किसी ब्रांच से निकल रही होती हैं एंड दे सप्लाई द एरिया ऑफ मेटाफेसिस। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके पास जो शॉर्ट लॉन्ग बोन्स होती हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन जैसे मेटाकार्पल्स, उनके अंदर इन्फेक्शन शाफ्ट के मिड में होता है इंस्टीड के मेटाफेसिस पे हो। लाइक मैंने पहले आपको बताया था कि यंग लॉन्ग बोन में मेटाफेसिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पर अबंडेंट होता है इन हेयर पिन लाइक फैशन। लेकिन शॉर्ट लॉन्ग बोन्स लाइक मेटाकार्पल्स, उनके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास इन्फेक्शन की साइट होती है कॉमनली, दैट इज द मिड ऑफ द शाफ्ट, क्योंकि वहाँ पर ही न्यूट्रिएंट आर्टरी आकर टूट जाती है और प्लेक्सिस बनाती है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी का वहाँ पर टूटना और प्लेक्सिस बनाना फेवर करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया के, कि वहाँ पर आकर पहुँच जाए और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करें। अच्छा, ये हो गई हमारे पास यंग लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई। लॉन्ग शॉर्ट बोन की ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं। अगेन इनमें आपको मेन बस याद करनी है कि न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट आर्टरी से भी ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो पेरीऑस्टियल आर्टरी, यानी न्यूट्रिएंट आर्टरी लॉन्ग बोन के लिए थी, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट बोन यानी मिनिएचर लॉन्ग बोन, उनमें जो मेन सप्लाई होती है वो पेरीऑस्टियल आर्टरी की होती है। शॉर्ट बोन की तरफ आते हैं। शॉर्ट बोन में आपके पास पेरीऑस्टियल आर्टरीज होती हैं, दूसरी आर्टरीज होती हैं। वर्टिब्रा में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेसल्स होती हैं जो एंड वर्टिब्रल आर्च होती है जो सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद रिब्स में आते हैं। रिब्स में न्यूट्रिएंट आर्टरी भी होती हैं और पेरीऑस्टियल आर्टरीज भी होती हैं। वीनस ड्रेनेज में आए, बोन की जनरल जो वीनस ड्रेनेज है उसमें बेवी वर्टिब्रल वीन्स होती हैं जो आर्टरीज के साथ चल रही होती हैं।
और दूसरी वीन्स भी जो आर्टरीज के साथ चल रही होती है वो वीनस ड्रेनेज बनाती हैं बोन का। लिम्फेटिक ड्रेनेज बोन की आज तक हमें नहीं मिली, क्योंकि बोन्स के अंदर लिम्फेटिक्स नहीं पाई जाती हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं हम। सो नर्व सप्लाई की तरफ आ जाएँ बोन्स की, तो नर्व सप्लाई में आपको पता होना चाहिए कि बोन्स के पास जो ज़्यादातर सप्लाई होता है वो मोटर होता है और स्मॉल सप्लाई होता है सेंसरी होता है। सेंसरी सप्लाई इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स, यानी बोन का फॉर एग्जांपल ये बोन है मेरे पास, इसका जो आर्टिकुलर पार्ट होगा यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्टेड सेंसरी सप्लाई मिलता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में आपको मोटर सप्लाई मिलता है। ओके, देन डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स पे आ जाएँ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास ये होता है एक टिश्यू मेसेनकाइम टिश्यू। इस मेसेनकाइम से बनती है कार्टिलेज एंड कार्टिलेज से आपके पास फाइनली बनती है बोन। अगर मेसेनकाइम से कार्टिलेज एंड देन बोन बने इट इज़ कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। और अगर मेसेनकाइम से डायरेक्टली बोन बन जाए, बीच का स्टेज स्किप कर जाए, देन इट इज़ कॉल्ड मेसेनकाइमल या इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ओके, सो ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा पॉइंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो यहाँ पर बस ये डिस्कस किया गया है कि आपके पास 8th वीक के अंदर या 2nd मंथ के अंदर प्राइमरी सेंटर्स आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, यानी पहली ऑसिफिकेशन जो स्टार्ट होती है वो ड्यूरिंग द 8th वीक हो जाती है एंड सेकेंडरी सेंटर्स तो ऑब्वियसली आफ्टर बर्थ होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास फीमर का लोअर एंड हो गया या टिबिया का अपर एंड हो गया, उनके अंदर सेकेंडरी सेंटर्स ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ ही आ जाते हैं। बाकी बोन्स के अंदर सेकेंडरी सेंटर्स आफ्टर प्यूबर्टी ही या आफ्टर बर्थ अपीयर होते हैं। ओके, ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन में आते हैं तो बोन की लेंथ में ग्रोथ होती है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द एपिफैशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। थिकनेस में ग्रोथ होती है बाय द लेयर पेरिओस्टियम, यानी ये आपके पास बोन है। अब इसकी लेंथ में ग्रोथ कैसे होगी, यहाँ पर एपिफैशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की वजह से, एंड थिकनेस में ग्रोथ कैसे होगी बाय द क्या कहते हैं पेरिओस्टियम की जो इनर लेयर थी सेलुलर लेयर, उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो इसे थिकनेस में ग्रो करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि बोन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एपोजिशनल ग्रोथ। उसमें भी क्या होता है कि बोन थिकनेस में ग्रो करती है एंड दिस इज ड्यू टू द बोन यानी थिक होती जाती है एंड दिस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। और एक प्रोसेस होता है बोन रीमॉडलिंग, उसमें क्या होता है कि बोन थिकनेस में कम होती जाती है एंड इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बोन की ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। विटामिन ए का रोल है ऑस्टियोब्लास्ट की एंड ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऑसिफिकेशन कराता है, कैल्शियम डिपोजिशन कराता है। विटामिन सी का रोल है बोन की ग्रोथ में, बाय कोलेजन फॉर्मेशन में एक्टिव ये बनाता है। हार्मोन्स का रोल है, लाइक पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन निकलता है कैल्शियम डिपोजिशन के लिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन का रोल होता है। सो ये चीज़ें थी। अब आते हैं मेडिको लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब आपको एक बोन में दे दूँ तो आप ये कैसे बताओ कि वो बोन ह्यूमन की है या नहीं है, या किसी और क्या कहते हैं किससे बिलोंग करती है किससे नहीं करती, उस जिससे बिलोंग करती है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, कितने टाइम पहले उसकी डेथ हो गई थी, कॉज ऑफ डेथ, यानी ये सारी चीज़ें आप इनमें डिस्कस करते हो। टू बी ऑनेस्ट इनसे इतने सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हम क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि आप 25 साल की एज तक तो बोन अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसकी एज बता दोगे कि वो बोन कितने, अगर एक बंदा है उसकी 25 साल से पहले डेथ हो जाती है, 25 साल तक डेथ हो जाती है, और उसकी मैं एक बोन आपको दे देता हूं तो आप बता लोगे मुझे इजीली कि उस बंदे की एज क्या थी, यानी 1 या 2 साल के डिफरेंस से। लेकिन अगर 25 साल का वो बंदा ज़्यादा है और फिर मैं आपको देता हूँ वो बोन, तो आप की जो एज आप डिटरमाइन करोगे उसमें 5 इयर्स का एरर हो सकता है तकरीबन। पहले 1 या 2 इयर्स का होगा, लेकिन उसके बाद 5 इयर्स का हो सकता है। एस्टिमेशन ऑफ सेक्स, अगर जेंडर का डिटरमाइन करना है तो आपके पास 2 बोन्स यूज़ होती हैं, या तो पेल्विस की कर लो या स्कल की कर लो, इनमें से आपको किसी में से भी जेंडर का पता लग जाएगा। हाइट का कैसे पता लगेगा, हाइट का पता लगता है आपके पास बोन की डायफैसिस से, यानी ये आपके पास फीमर हो गई या ह्यूमरस हो गई, लॉन्ग बोन्स की डायफैसिस की लेंथ से आप आइडिया लगा रहे होगे। रेस का कैसे पता लगता है, इसके लिए आपके पास डिफरेंट एक क्या कहते हैं चार्ट्स या फार्मूलास डिज़ाइंड हैं कि किन टाइप के लोगों में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनसे आप रेस का पता लगा लेते हो।
ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कार्टिलेज। ओके, हमें स्केलेटन में सिर्फ दो चीज़ें ही डिस्कस करनी थी मेनली, एक बोन, दूसरी कार्टिलेज। बोन के लिए जैसे हमने वर्ड ऑस्टियो यूज़ किया था, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो यूज़ होता है, जिससे आपके पास टर्म होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रिफिकेशन, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी एक्सेट्रा। डेफिनेशन क्या है कार्टिलेज की? बोन की तरह ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट एज कम्पेयर टू बोन इट हैज़ लेस नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। यानी जब हमने बोन पढ़ी थी, व्हाट डिड वी से कि बोन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, 2/3 है उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड 1/3 क्या था उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट था आपके पास बोन का कनेक्टिव टिश्यू, एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके पास क्या थी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स वगैरह। तो कार्टिलेज में क्या होता है कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट होता है ज़्यादा, एंड जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो होता है कम। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं, और उसके अंदर आपके पास कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, एंड दीज फाइबर्स आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। यानी ये मेरे पास कार्टिलेज के जो फाइबर्स होंगे, इनके साथ ये सेल्स होंगे, ये पूरा एक मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर यूँ बहुत सारे फाइबर सेल्स मौजूद होंगे, एंड दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ MPS, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स। MPS, या इनको आप दूसरे अल्फाजों में कहते हैं गैग्स, ग्लाइकोसी अमीनो ग्लाइकेंस। दिस थिंग्स मेक अप द मैट्रिक्स। यानी ये क्या बना रहे हैं आपके पास, मैट्रिक्स, एंड उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है, सेल्स दैट आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी ऑफ कोलेजन और इलास्टिक। अच्छा, कार्टिलेज के जनरल फीचर्स कर लें। कार्टिलेज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, बोन के पास होती है, इसके पास नहीं होती, लिम्फेटिक दोनों में एब्सेंट होती है। अच्छा, तो कार्टिलेज के पास न्यूट्रिशन कैसे आती है, थ्रू द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। नर्व सप्लाई भी नहीं होती इनफेंट। ओके, नर्व सप्लाई भी नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, जो पेरीऑस्टियम से बहुत सिमिलर होती है। अच्छा, कार्टिलेज की हम आगे डिस्कस करेंगे तीन टाइप्स, हेलाइन कार्टिलेज, फिब्रो एंड इलास्टिक। आपको याद ये रखना है कि फिब्रो कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, फिब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, बाकी दोनों कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होती है। और दूसरा एक पॉइंट आपको याद रखना है, अब ये मेरे पास एक बोन है, ओके, एंड यहाँ पर ये दूसरी बोन है। अब ये बोन आपके पास इस बोन के साथ अटैच होती है, यहाँ पर जो आर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर भी कार्टिलेज लगी होगी, यहाँ पर भी दूसरी बोन के भी आर्टिकुलर पार्ट पे कार्टिलेज लगी होगी, एंड दिस आर्टिकुलर कार्टिलेजेस आर हेलाइन इन नेचर। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, हेलाइन होती है नेचर में। इनके पास भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, यानी हेलाइन कार्टिलेज जो आर्टिकुलर सरफेस बना रही है वहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट हो गई, और दूसरा कहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट हो गई, फिब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट हो गई। ओके, तो कार्टिलेज के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज में जो रीजनरेशन पावर है बहुत कम होती है, रीज़न उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता, एंड कार्टिलेज में जब कैल्सिफिकेशन होती है तो कॉन्ड्रोसाइट ख़त्म हो जाते हैं और कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ डिफरेंसेस हैं बोन और कार्टिलेज के, बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, बोन में इलास्टिसिटी कम होती है, कार्टिलेज में ज़्यादा होती है। बोन के अंदर एक इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो फिर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है इतनी, दैट इज़ कॉल्ड ऑफिन, एंड कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो फिर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होंगी, इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स इतनी नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर। ओके, बोन के रिच नर्व सप्लाई होता है, इसके पास नर्व सप्लाई नहीं होता, ये वेस्कुलर होती है, ये वेस्कुलर होती है, बोन के अंदर बोन में होता है, कार्टिलेज में नहीं होता। एंड ग्रोथ के बारे में, तो बोन की ग्रोथ सिर्फ आपके पास बाहर से हो रही होती है, कार्टिलेज की अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है। अब कार्टिलेज की तीन मेन टाइप्स होती हैं, हेलाइन, फिब्रो, इलास्टिक, तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले तो इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। हेलाइन कार्टिलेज आपको मिलेगी, थायराइड कार्टिलेज हो गई, क्रिकोइड हो गई, एपिफाइजल प्लेट जो होती है वो खुद हेलाइन होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हेलाइन होती है, एक्सेट्रा। फिब्रो के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो प्यूबिक सिम्फिसिस होती है बिटवीन टू हिप बोन्स, वो आपके पास फिब्रो कार्टिलेज होती है। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वहाँ पर आपको फिब्रो कार्टिलेज मिलेगी, और उसके अलावा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे आपको फिब्रो कार्टिलेज मिलेगी, एक्सेट्रा। इलास्टिक कार्टिलेज आपको एक्सटर्नल ईयर में मिलती है, जो आपका कान का बाहर वाला सरफेस होता है जिसे पिना कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस के अंदर आपको मिलेगी। एपिग्लॉटिस एक मेन एग्जांपल आपको याद रखनी है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, एंड उसके बाद क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एक्सेट्रा। ये
डायग्राम मैं आपको यहाँ से समझाता जाता हूँ। कलर आप जब माइक्रोस्कोप पे देखोगे, हेलाइन ब्लूइश वाइट होती है, फिब्रोकार्टिलेज ग्लिस्टनिंग वाइट होती है एंड इलास्टिक येलोइश होती है। अपीयरेंस में ये शाइनी होगी एंड ट्रांसल्यूसेंट होगी, बाकी दोनों ओपेक होती हैं। फाइबर्स हेलाइन कार्टिलेज में बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं किसके अंदर, फिब्रोकार्टिलेज में। इंटरमीडिएट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर। इलास्टिसिटी हेलाइन कार्टिलेज जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, फिब्रोकार्टिलेज थोड़ी बहुत हार्ड होती है, वो बोन्स की तरफ क्योंकि थोड़ा रिजेंबल कर रही होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल इलास्टिक कार्टिलेज बाय नेम पता लग रहा है। पेरिकॉन्ड्रियम सब में होती है, फिब्रोकार्टिलेज में नहीं होती। शेल्फ हेलाइन कार्टिलेज में मैक्सिमम होते हैं और सबसे कम होते हैं फिब्रोकार्टिलेज में। फिब्रोकार्टिलेज में फाइबर सबसे ज़्यादा होते हैं और मॉडरेट क्वांटिटी में होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में। अब यहाँ डायग्राम से आप देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास सेल्स मौजूद है वो किसके अंदर है। हमारे पास हमने अभी अभी पढ़ा किसके अंदर होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज के अंदर। तो ये रही हमारे पास हेलाइन कार्टिलेज। यहाँ पर आप देख लो सेल्स अबंडेंटली मौजूद है। और ये आपके पास जो बी है ये क्या है, ये फिब्रो कार्टिलेज है। यहाँ पर सेल्स आपको बहुत कम दिखेंगे, थोड़े बहुत सेल्स है। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज जब आप ऐसे माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो येलोइश कलर की आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको येलोइश नहीं दिख रही, सो वहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि वो इलास्टिक कार्टिलेज है। ओके, अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी में कुछ हमारे पास जनरल टर्म्स उनको क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे पास एक होती है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, एक होती है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में डिफेक्ट आ गया, द कंडीशन इज कॉल्ड क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टिस। अच्छा, सो क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस में क्या होता है, आपके पास जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो आपको पता है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन मेनली होती है स्कल के बोन्स के अंदर, तो आपके पास और क्लेविकल के अंदर स्कल की बोन्स उनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में अगर डिफेक्ट आ जाए, इट इज कॉल्ड एक कॉन्ड्रोप्लेजिया, इसके अंदर लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, पेरीऑस्टियम जो है ये ज़्यादा आप सेंसिटिव होती है क्योंकि इसका नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। तो अगर इसके अंदर ड्रिल किया जा रहा है तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन। बट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पेरीऑस्टियम जो आपके पास कॉम्पैक्ट बोन का होता है वो लेस सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू स्पंजी बोन। तो स्पंजी बोन के पेरीऑस्टियम को अगर डैमेज किया जा रहा है देन इट विल बी मोर पेनफुल एज कम्पेयर टू द डैमेज टू द पेरीऑस्टियम ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। ब्लड सप्लाई बोन का बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो इसकी वजह से बोन को किल करना, यानी बोन एक टिश्यू है तो टिश्यू को ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है। इवन कह रहा है कि अगर आप बोन के अंदर, ये बोन है मेरे पास, इसके अंदर आप यूँ एक मेटल की पिन घुसा दो, तब भी कह रहा है कि आप इतने ज़्यादा ब्लड सप्लाई का इतना कनेक्शन होगा कि आप बोन को फिर भी किल नहीं कर सकते। फ्रैक्चर कहते हैं कि बोन अगर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो जाए, यानी बीच में उसके गैप आ जाए, टूट जाए सिंपल लफ्ज़ों में, तो इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। अब दो टाइप के होते हैं, होते हैं क्लोज फ्रैक्चर, एक होते हैं ओपन। अगर फ्रैक्चर इतना ज़्यादा हो गया है कि इस बोन स्किन से बाहर आ गई देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर तो हुआ है, बोन टूटी तो है, कंटिन्यू नहीं रही, लेकिन वो स्किन के अंदर ही है, देन इट इज़ कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। देन इट इज़ कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। अब क्लोज फ्रैक्चर में आपके पास तीन टाइप्स होती हैं, स्पायरल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर जो हुआ है वो किस टाइप का हुआ है। अगर फ्रैक्चर कुछ स्पायरल लाइन फैशन में हुआ है देन इट इज़ कॉल्ड स्पायरल। सीधा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और इस तरीके से हुआ है, एज यू कैन सी ऑब्लिक मैनर में हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्लिक फ्रैक्चर। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे पास कह रहा है कि जब बंदे को फांसी दी जाती है तो होता है क्या है, हमारे पास सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसको एक्सिस कहा जाता है उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। और जैसे ही उसमें फ्रैक्चर आ जाता है तो वो वर्टिब्रा जाकर मेडुला ऑब्लिंगेंटा, ब्रेन का जो पार्ट है, उसको हिट करती है। और जैसे ही उसको हिट करती है पर्सन की फ़ौरन से डेथ हो जाती है। यानी आपको पता लग गया कि हाउ द हैंगिंग लीड्स टू डेथ। नेक्स्ट आते हैं हम आगे। रैकेट्स के बारे में बताया गया है। रैकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। विटामिन डी का काम है कि कैल्शियम उठाकर बोन के अंदर डाल देना, यानी ये विटामिन डी पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा यहाँ कैल्शियम पड़ा हुआ है, कैल्शियम को उठाएगा और किसके अंदर डाल देगा, बोन के अंदर डाल देगा। सो इफ़ यू हैव द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रैकेट्स, जिसमें बोन की ऑसिफिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, और बोन की ऑसिफिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है तो बोन
कि हम कह लें ऑसिफिकेशन या मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। तो आपके पास क्या कहते हैं, क्या क्या आपके पास सिम्टम्स होंगे कि आपके पास लेग्स बोर्ड हो जाएंगे, बोन्स के अंदर हार्डनेस नहीं रहेगी, बोन्स विल बिकम वीक एक्सेट्रा। अच्छा, अगर आपको बोन्स को प्रॉपर्ली डेवलप करना है, डेवलपमेंट करवानी है, तो आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी जो बोन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा। इस गर्मी में क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है। अब विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि जो कोलेजन है, कोलेजन को आप एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए कोलेजन का, यानी कोलेजन को रेडी करने के लिए विटामिन सी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा, एंड कोलेजन विल नॉट मेक द बोन मैट्रिक्स, यानी कोलेजन बोन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आपके पास अगेन बोन विल बी डिफेक्टिव, एंड ना सिर्फ बोन का, हर जगह मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आपकी बॉडी में कोलेजन है। कैपिलरीज हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, उनकी वॉल्स जो बनाता है वो भी कोलेजन बनाता है। तो अगर कोलेजन नहीं होगा तो उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको 4 डायग्राम्स क्लियर कर दूँ। अब ये एक नॉर्मल स्पाइन है, स्पाइन के अंदर आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। अब अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है बाहर से मेनिंजेस, मेनिंजेस नहीं कवर कर रही, डायरेक्टली वहाँ पर स्किन कवर कर रही है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, इसको डायरेक्टली कवर कर रही है स्किन। तो यहाँ पर इस कंडीशन को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ऑक्लूटाई, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जिस एरिया से स्पाइनल कॉर्ड को स्किन कवर कर रही है, ना कि दूसरी लेयर्स, तो वहाँ पर आपको हेयर्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपको एक ओपनिंग बनी हुई दिख रही है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड खुद नहीं आ रही, लेकिन मेनिंजेस जो उसको सराउंड कर रही है वो बाहर निकल के आ रही हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेनिंजोफील। ये भी स्पाइना बाइफिडा का टाइप होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कॉर्ड का कंटेंट खुद भी बाहर आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड मेनिंजोमाइलोफील। ये तीनों आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी अडल्ट के अंदर हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया, एंड फीमेल के अंदर हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपके पास फीमेल में क्या कहते हैं, बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, स्पेशली हिप बोन्स और हिप फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं। इनका कंपैरिजन किया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल आपको पेशेंट में नॉर्मल मिलेगी, ऑस्टियोमलेशिया में लो मिलेगी। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम करता है कि ये एंजाइम आपके पास कैल्शियम को एंड फॉस्फोरस को उठाएगा, एंड उठाकर इसको, ये आपके पास बोन है, बोन को हार्ड बनाना है ना, तो ये इन दोनों को उठाकर बोन के अंदर डाल देगा। यानी ये काम किसका हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का। अब ऑस्टियोपोरोसिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल होता है क्योंकि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन के अंदर ऑलरेडी नॉर्मल है। अब ऑस्टियोमलेशिया में क्या है कि आपके पास क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस लो है बोन के अंदर, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बोन में डाल सके। ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर वो नॉर्मल होंगे, एंड ऑस्टियोमलेशिया में बढ़ जाएंगे, बोन को ज़्यादा बनाना है। ट्रेबिक्यूला इसके अंदर थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसके अंदर थिक हो जाते हैं एंड अनकैल्सिफाइड होते हैं क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ALP, तो अनकैल्सिफाइड आपको ट्रेबिक्यूला मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी पर। अगर कह रहा है कैल्शियम की डिफिशियंसी ओल्ड एज में और स्पेशली फीमेल्स के अंदर, देन दिस लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पेशेंट के अंदर दिख सकते हैं। एक को कहते हैं काइफोसिस और दूसरे को कहते हैं स्कोलियोसिस। अब दोनों का मैं मतलब समझा दूँ। एक होता है आपके पास काइफोसिस, काइफोसिस, और दूसरा होता है स्कोलियोसिस। अब दोनों के अंदर क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल स्पाइन है बंदे की। अगर इसके अंदर कोई कर्व आ जाए, यानी बंदा आगे की तरफ झुक आए, यानी स्पाइन में एक एबनॉर्मल कर्व आ जाए, बंदा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइन थोड़ी उसकी हो जाए, एंड आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ, देन इट इज कॉल्ड काइफोसिस। और अगर फॉर एग्जांपल ये बंदे की नॉर्मल स्पाइन थी, ये कुछ यूँ हो जाती है, लेफ्ट और राइट की तरफ कर्व आ जाता है, यानी लेफ्ट और राइट चली जाती है, देन इट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। अच्छा, बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है कि हम बोन मैरो लेते हैं, और बोन मैरो कॉमनली किन बोन से लिया जाता है, आपके पास इलियम होती है, हिप बोन का पार्ट होती है, वहाँ से लिया जाता है।
एंड बोन ट्यूमर के बारे में आपको बता दूं, बोन ट्यूमर में क्या होता है कि बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर बोन के अंदर हो सकता है। बोन ट्यूमर यानी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन टिश्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेकंड चैप्टर। MCQs आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा एंड आई विल से अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी।